हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के बारे में, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यार चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमें दे रखा है दैट इज़ मोशन। तो यार मोशन क्या होता है? हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो बेसिकली क्या करती है, मूव करती है, यानी अपना पोजीशन क्या करती है, चेंज करती है कि नहीं। अच्छा, तो यार मोशन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसी को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अच्छा, ना आगे जाके फिजिक्स में हम मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसको हम 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। और सेकंड होता है मोशन इन अ प्लेन, जिसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। वाइल थर्ड क्या होता है, मोशन इन अ स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला दे रखा है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यार जब भी हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स इसके लिए डिफाइन किए गए हैं, है ना। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। सबसे पहला पैरामीटर की हम बात करेंगे दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आएगा। आगे हमें स्पीड दे रखा है, उसके बाद आता है वेलोसिटी और लास्ट में क्या है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स की मदद से हम क्या करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द पार्टिकल। जो भी आपका पार्टिकल है ना, वो कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है ना, बेसिकली वो उसको आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके डायमेंशंस यहाँ आपको दे रखे हैं। L1 होता है कि नहीं, यूनिट्स क्या होते हैं उसके, मीटर्स होते हैं। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बात करते हैं। तो यार नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे आपका क्या है, ये फिनिशिंग पॉइंट यानी एंड पॉइंट है ना। तो इन दोनों के बीच का जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा, है ना, जो भी शॉर्टकट रास्ता होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अच्छा, देखो यहाँ पे आपने ये लेंथ ट्रैवल किया था, ये आपका शॉर्टकट पाथ नहीं है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा। आ रही बात समझो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके भी डायमेंशंस डिस्टेंस की तरह होते हैं और यूनिट्स भी इसके मीटर्स होते हैं। सारी बात समझो, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने देखो यहाँ पे वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में लिख रखा है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पीड। नाउ व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, है ना। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है कि 1 सेकेंड के अंदर, है कि नहीं, 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, वो उसकी स्पीड कहलाती है कि नहीं। जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर। आ रही बात समझ में? तो वो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो स्पीड के 2 टाइप दे रखे हैं, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, है ना, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आ रही बात समझ में, है ना। तो यार जो भी आपका टोटल डिस्टेंस उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, वाइल जो टोटल टाइम है डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट या फिर इंस्टेंट इन अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा, नाउ ट्रैवल कर रहे हो तो बेसिकली आपकी यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, है ना। तो सपोज आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। आ रही बात समझ में? आई होप यू गेट। ये उसका फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, dx/dt, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यार बेसिकली देखो सिमिलर है स्पीड के जैसा, है ना, बस इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, उसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। अच्छा, नहीं, ये देखो वेलोसिटी भी 2 टाइप की होती है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ डिस्टेंस था, है ना, टू द टोटल टाइम टेकन। अच्छा, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सिमिलर है, बस आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, जस्ट बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन टाइम। वही चीज़ है ना कि आप किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो वो dx/dt हो जाएगा, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में होगा। आ रही बात समझ में? आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि यार आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। यार ये बात समझ में, जैसे यहाँ देखो आपको एक कार दे रखा है ना, कार की यहाँ वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जैसे ही ये आगे जा रही है इसकी वेलोसिटी देखो 2 मीटर पर सेकंड हो गई और आगे जाके 3 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यार ये बात समझ में, यानी ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम, t क्या है आपका टाइम है। सारी बात समझ में, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके डायमेंशंस और यूनिट्स यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो इसी में हमें दे रखा है दैट इज ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। यार हम मोशन को ग्राफ की मदद से कैसे स्टडी कर सकते हैं ना। तो यार दो टाइप के ग्राफ दे रखे हैं, सबसे पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ना देखो पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं, वाइल आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसको हम वीटी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी ग्राफ में हम दो चीज़ को ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला होता है उसका स्लोप और सेकंड होता है उसका एरिया, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देखोगे यू विल फाइंड स्पीड। पोजीशन टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। वाइल उसका एरिया निकालने की कोशिश करोगे यू विल फाइंड नथिंग। आ रही बात समझ में। अच्छा, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप निकालोगे तो उसका स्लोप आपको क्या बताएगा, दैट इज एक्सेलरेशन, वाइल आप उसको उसका एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला हमें दे रखा है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सपोज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दे रखा है। अच्छा, ना एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पे आपको पोजीशन दे रखा है। अच्छा, इन दैट केस आप देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो बेसिकली एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगा। आ रही बात समझ में, हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेकेंड देखो आपको क्या दे रखा है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यार इसका क्या मतलब है, आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहा है। इन दैट केस आपका स्लोप देखो नेगेटिव आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, नाउ अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक सिमिलर पैटर्न में मतलब मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में, बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इन दैट केस आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आई होप यू गेट दिस। नाउ फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे एकदम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर अचानक से इंक्रीज हो गया है कि नहीं। तो ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर। नेक्स्ट इसी में आता है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आ रही बात समझ में, यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ना। तो यार सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कि नहीं, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है ना। तो इस तरीके से आपका ग्राफ कुछ यहाँ पे प्लॉट होने वाला। नेक्स्ट क्या आपका पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, आपका वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है लेकिन इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। नेक्स्ट क्या आपका नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन दैट केस क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी है डिक्रीज होते जाएगा, तभी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, है ना। आगे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो इंक्रीज हुआ फिर अचानक से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लेकिन नहीं कोई मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है वहाँ पे। फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, दैट इज ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि यार ऑब्जेक्ट जो है आपका देखो ब्लू वाला जो रीजन है यहाँ तक आपके ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, फिर यहाँ पे देखो इसकी अचानक से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई यानी एक्सेलरेशन आ गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ की मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन आगे डिराइव करने वाले। नेक्स्ट आता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है, क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने 9th में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, है ना। सबसे पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाइल थर्ड होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये सारे सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, आप गो थ्रू कर सकते हो, है ना। लेकिन ये कभी वैलिड है आपका जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या, ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। सबसे पहला दे रखा है दैट इज डिराइव द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, ना इस ग्राफ की मदद से हमें ये जो रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी इसको डिराइव करना है। अच्छा, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, हमें पता है ये जो v है, ये जो इक्वेशन है आपका, है ना, ये जो
हमें पता है ये जो इक्वेशन है आपका, ये बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखो ध्यान से, हमें दे रखा है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, है ना, ये पॉइंट आपका डी है कि नहीं, यहाँ मान के चलो, तो ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा ए बी डी। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है आपका, इक्वल होता है टैन थीटा के, है ना। ये जो एंगल है मान लो थीटा है, तो यहाँ पे टैन थीटा लगाओगे, क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड क्या है आपका ए बी, है कि नहीं, ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या आपका ए डी हो जाएगा। अच्छा, ए बी का जो वैल्यू है देखो यहाँ पे दे रखा है, क्या किसके इक्वल होता है, वी माइनस यू के, किसके इक्वल होता है, वी माइनस यू के। अच्छा, ए डी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। अच्छा, जब ये सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आप बोलोगे ये वी माइनस यू कैसे आया, देखो ध्यान से, ये टोटल ओ सी जो है, ओ सी किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, और ये जो ओ डी हो जाएगा, है ना, ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। अच्छा, तो अगर मैं ओ सी में से, ध्यान से सुनना, ओ सी में से अगर ओ डी माइनस कर दूँ तो कहने से सी डी मिल जाएगा, और सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी आता है। अच्छा, ए डी जो है, ए डी इज़ पैरेलल टू सिमिलरली ए ओ सी, ओ सी का वैल्यू देखो यहाँ पे टी के इक्वल दे रखा है, तो ए डी का भी वैल्यू क्या हो गया, टी के इक्वल। तो इस तरीके फाइनली आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t आ गया, t को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो यू विल गेट ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सिमिलर तरीके से हमें सेकेंड करना है। आगे क्या दे रखा है, सेकेंड क्या दे रखा है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, ये जो रिलेशन है आपको इसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, नाउ देखो ध्यान से, हमें ये रिलेशन में दिख रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन है ये आपको क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, है कि नहीं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई भी टर्म नहीं है, अरे बात समझ में, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो वीटी ग्राफ है, हमें पता है वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, क्या होता है, क्या होता है, एरिया। ये जो आपको एरिया यहाँ दिख रहा है ना, इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, ओ ई बी डी, है कि नहीं, ओ ई बी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल जो आपका बना है यहाँ पे, इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ना कहने से ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। आ रही बात समझ में, यानी ये जो पूरा ट्रायंगल, यानी ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, इसके पूरे एरिया को हम ब्रेक कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। अच्छा, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हमें देखो, हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के, ठीक है। ऑल राइट, देखो यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया हाफ इंटू बेस, बेस क्या लिया आपने, देखो ए बी को मान लो बेस ले लिया, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखो ए बी किसके इक्वल आता है, ए बी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अच्छा, नाउ हाइट क्या आपने लिया, हाइट बेसिकली ए डी ले लिया, ए डी को क्या ले लिया, हाइट कंसिडर किया, तो इसका वैल्यू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे पुट करोगे, लेंथ मान लो ये आपका लेंथ है कि नहीं, यानी u आपने पुट कर दिया और यहाँ पे ब्रेथ क्या आपका t ले लिया, तो मतलब आप देख सकते हो, है कि नहीं। तो ये आप यू विल फाइनली गेट समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब आपको पता है, देखो v माइनस यू किसके इक्वल होता है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ए टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा आप शफल करोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ थर्ड वाला क्या दिया है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसका क्या मतलब, यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको एक फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ना। देखो ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर टाइम का टर्म कोई भी नहीं है, अगर आपको इक्वेशन में टाइम का टर्म मिलेगा उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ई बी डी। यार ये बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो यहाँ बना है, कहने से एक ट्रपेजियम है, ऑफकोर्स ये एक ट्रपेजियम है। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, हाइट सपोज आप टी ले लो, है कि नहीं, और जो आपका सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है आपकी बी ई है, और क्या है ओ डी है कि नहीं। बी क्या है आपका वी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ओ सी के पैरेलल है,
और डी ओ डी किसके इक्वल है आपका यू के इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ जो टी का वैल्यू है, अब वी इक्वल टू यू टी प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट, है कि नहीं, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दोगे, देन फाइनली यू विल गेट, और थोड़ा सा शफल करोगे, यू विल गेट 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और थोड़ा सा अरेंज करोगे तो लास्ट में आपका इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये क्या है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। इसका क्या मतलब हो, जैसे मान लो आपके पास दो कार है ना, दोनों कार बेसिकली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वेलोसिटी। मतलब जितनी भी वेलोसिटीज़ के साथ ये बेसिकली मूव कर रही हैं, आपको सिंपली उनके वेलोसिटीज़ का सब्ट्रैक्शन लेना है, डिफरेंस लेना है, आप माइनस कर दोगे, है ना। ये डिपेंड करता है आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट से देखोगे तो आपको बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना पड़ेगा। बी के रिस्पेक्ट से देख रहे हो तो आपको ए माइनस बी करना पड़ेगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन, है कि नहीं। तो यार इससे पहले हमने बात किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में, अब हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन के बारे में। हमें पता है मोशन इन अ प्लेन एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है कि नहीं। तो यार इसमें सबसे पहला दे रखा है दैट इज़ पोजीशन। तो यार सबसे पहले हम पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में, है कि नहीं। सपोज यहाँ पे आपका एक पार्टिकल है ना, जो कि ओरिजिन से बेसिकली पी पॉइंट पे दूर है। आ रही है बात समझ में, है ना, जो कि ओरिजिन से पी पॉइंट पे दूर है। अच्छा, तो यार हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, तो ये जो आर वेक्टर है हम इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक्स आई कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं और वाई जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फाइनली बाय यूजिंग दिस आप अपना पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। यार ये बात समझने। फर्दर इसमें दे रखा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप के फॉर्म में। सपोज यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको एक पार्टिकल दे रखा है जो कि ओरिजिन से पी पॉइंट की दूरी पे। यार ये बात समझ में, है ना। नाउ सपोज करो कि वो डेल्टा आर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वो पी डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस केस में आप बेसिकली कैसे निकालोगे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप निकालोगे तो आपका आंसर ये समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। आ रही बात समझ में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दे रखा है, देखो आगे हमें दे रखा है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ना एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखो ध्यान से, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। यार इसका क्या मतलब हो, जो आपका वो डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करोगे, है कि नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। देखो जस्ट बिकॉज ये वेलोसिटी है कि नहीं, तो आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, ना देखो ये 2 डायमेंशनल के केस में हम क्या कर सकते हो, एक आर को हम ब्रेक कर सकते हो उसके कंपोनेंट्स में, यानी एक्स के फॉर्म में और वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी में एक टॉपिक आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ना ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज द जीरो। इसका क्या मतलब हो, जैसे ये जो आपका वैल्यू था दैट इज़ वी इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जैसे जैसे डेल्टा टी जो है आपका ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, क्या करेगा, अप्रोच करेगा, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, अप्रोच करेगा, है ना। तो हम इस वैल्यू को हम लिमिट कर देते हैं, इसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं ना। तो उस पर्टिकुलर लिमिट के केस में हम जो ये जो डेल्टा आर है वो बेसिकली इक्वल हो जाता है डेल्टा डी आर बाई डी टी के। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये बेसिकली डी आर बाई डी टी के इक्वल हो जाता है। तो इस केस की वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। आगे इसी में दे रखा है दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये देखो बात बहुत ही सिंपल है ना, जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है उसको आप डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करोगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है कि नहीं। ये आप इसके कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। नाउ इन केस ऑफ डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, आपको पता है डायरेक्शन मिलता है बाय यूजिंग द टैन थीटा। नाउ टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट का वैल्यू आप पुट करोगे, वी ऑफ वाई अपॉन में एडजेसेंट क्या हो जाएगा, वी ऑफ एक्स। तो आपका ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा,
नेक्स्ट इसी में आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। देखो वही चीज़ है जो आपका वेलोसिटी में था, वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना। जैसे जैसे डेल्टा टी जो है वो जीरो को टेंड करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, है ना। तो ये जो आपका डी वी डेल्टा v बाई डेल्टा टी हम लिख रहे हैं, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा डी वी बाई डी टी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी वी बाई डी टी में। अरे बात। तो यार नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो यार देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन प्लेन के लिए डिराइव करना है। तो यार इससे पहले हमने देखो इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिराइव किया था। तो जो भी हमारा आंसर आता है ना, वो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पता है मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअली यानी सेपरेटली उन दोनों के लिए क्या करना है, जो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको अप्लाई करना है। सेम चीज़ रहेगा, जैसे एक्स के लिए करोगे तो वहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट में एक्स लेके चलना पड़ेगा, वाई के लिए करोगे तो वाई लेके चलना पड़ेगा, है ना। अब बाकी आप जो आपका डिराइव किया हुआ इक्वेशन है वो आप एज इट इज़ लगा सकते हो। आरी बात समझ में? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो यार इससे पहले हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन के केस में हमें दे रखा है ना। जस्ट बिकॉज ये 2 डायमेंशन का केस है, यहाँ पे हमको डायरेक्शंस भी मेंशन करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सपोज आप फर्स्ट कार की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो सेकेंड कार के रिस्पेक्ट में, तो आप करोगे v ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन ये जस्ट बिकॉज आप 2 डायमेंशन में, तो आपको डायरेक्शंस भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ ए बी एंड v ऑफ बी ए आर इक्वल एंड द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, है ना। इसका क्या मतलब हुआ यार, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड दोनों भी इक्वल हो सकता है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, आइए इसको समझते हैं ना। तो यार यहाँ पे देखो ध्यान से, एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक बास्केटबॉल है, आपने जो उसको थ्रो कर दिया, आ रही बात समझ में, है ना। आप उसको नेट में बेसिकली थ्रो कर रहे हो। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन विद सम वेलोसिटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। आ रही बात समझ में? ठीक है, एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यहाँ पे आपका जो बास्केटबॉल था, जैसे ही आपने इसको हवा में थ्रो किया, है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया आपका, एक प्रोजेक्टाइल बन गया। आ रही बात समझ में? और जिस टाइप का मोशन वो कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। यार देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए आपके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं ना, जैसे सिमिलर टू लाइक आपके जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में थे, है कि नहीं। यहाँ पे देखो अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं। सबसे पहला पैरामीटर है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और सबसे पहला होता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है ना, वो पूरा अपना मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है ना, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हम उसको समझेंगे आगे, है ना। अच्छा आगे क्या आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या, जो आपका प्रोजेक्टाइल है ना, वो कितने रेंज तक वो ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी कितने दूर जाने की है ना, वो उसके बारे में हम देखेंगे। थर्ड वाला आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, जो आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, फ्लाइट दिया है उसको, है ना, उसको मैक्सिमम कितने हाइट तक वो जा सकता है। आ रही बात समझ में? अच्छा आगे आता है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने कितनी वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया है ना, वो हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और लास्ट में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या, पाथ, है ना, और जिस रास्ते से वो जा रहा है, जो आपका प्रोजेक्टाइल है कौन से पाथ से जा रहा है ना, उसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। यार ये बात समझ में? अच्छा आइए इसको डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले दे रखा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी। इसका क्या मतलब है, यानी जो आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है ना, तो यार वो बेसिकली अपने ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आपका ये ओरिजिन था, यहाँ से आपने एक पार्टिकल को यानी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया। जस्ट बिकॉज एक हम 2 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं, है ना, तो जो भी वेलोसिटी आपने दी है, हम उसको उसके 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, एक उसके एक्स कंपोनेंट में और एक उसके वाई कंपोनेंट में, है ना। सपोज ये आपने एक थीटा एंगल से थ्रो किया, तो आपका ये जो थीटा वाला साइड है वहाँ पे कॉस थीटा आता है, आपको पता है ना, यानी ये आपका यू कॉस थीटा हो जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अच्छा इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी आपकी 2 कोऑर्डिनेट्स में है ना, यानी एक्स वाली जो कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी है, देखो आगे जा करके वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी हर बार देखो यू एक्स ही है, क्या है यू एक्स है। लेकिन जो आपकी वाई की वेलोसिटी है वो हर बार चेंज होती जा रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपका अपवर्ड जा रहा है, वाइल यहाँ पे देखो वेलोसिटी वाई वाला डाउनवर्ड आ रहा है, यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग। आ रही बात समझ में? अच्छा तो यहाँ पे हम एक कैसे इक्वेशन डिराइव करेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा है एट हाईएस्ट पॉइंट पी
वेलोसिटी एट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हम वाई कोऑर्डिनेट में अगर हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, है ना, हमें क्या पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम वाई में अगर लगाएंगे तो वाई में देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, क्योंकि टॉप पे क्या है, 0 है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका u ऑफ y हमें अभी कैलकुलेट किया था, बताया था मैंने किसके इक्वल आता है, u साइन थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, आपका ग्रेविटी लग रहा है g। जस्ट यहाँ पे माइनस क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है और वेलोसिटी आपका अपवर्ड है ना, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो आपका टाइम एज इट इज। अच्छा, तो यहाँ से आप जब इसको जी को वहाँ लेके जाओगे, है ना, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, यू विल गेट टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ये आपका देखो ऊपर के जाने का टाइम हो गया, क्या हो गया, ऊपर जाने का टाइम। जब आपका पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट। अच्छा, नाउ जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा है उतना ही टाइम आपको नीचे आने के लिए लगेगा। आ रही बात समझ में। हम मान के चलते हैं यहाँ पे एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ये देखो जितना टाइम आपका ये सपोज जाने का टाइम लगा तो आने के लिए भी टाइम लगेगा, है ना, यानी इसको हम बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट। आ रही बात समझ में, ठीक है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इक्वल होता है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। यानी जो आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है ना अपवर्ड, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है, कितना आगे गया है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। अच्छा, तो यार इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी स्पीड हमें पता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया स्पीड इनटू टाइम। आ रही बात समझ में। अच्छा, देखो हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आर के इक्वल ट्रैवल किया, कितना किया, आर के इक्वल। मैंने यहाँ जस्ट आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, नाउ स्पीड जो है देखो एक्स कोऑर्डिनेट में किसके इक्वल है, यू एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, यू एक्स के। और टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम वही अपना टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। अच्छा, देखो यहाँ से यू एक्स का वैल्यू हमें पता है यू कॉस थीटा होता है ना, हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था। अच्छा, तो अब अपने को ये भी पता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी के इक्वल होता है ना, आपका मतलब टी क्या है आपका, टाइम ऑफ असेंट, यानी ऊपर जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे जो आपका टी है ना, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप यहाँ से ये जो आपने रिलेशनशिप निकाला था टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी का, यहाँ पे आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यू इंटू यू आप करोगे तो यू स्क्वायर बन जाएगा। अरे बात समझ में। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आ रही बात समझ में। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। तो यार आगे जाकर के अगर आप इसमें टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना, यहाँ पे टी की जगह आपने क्या लिखते हैं, यू साइन थीटा बाई जी, है ना, माइनस में हाफ जी टी और टी की जगह पे यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो ये आप सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हो, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। अच्छा, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, और देखो यहाँ से यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा 1 है, 1 माइनस हाफ करोगे, देन यू विल गेट ये आपका जो भी फाइनल रिलेशन है आपका एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो इस तरीके से आपका ये बनता है। तो ये जो न्यूमरेटर है उसको ध्यान से देखो, उसको हम बेसिकली u ऑफ y लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से वो y के कंपोनेंट के इक्वल है। आ रही बात समझ में, वेलोसिटी ऑफ y के इक्वल है कि नहीं। तो इस तरीके से फाइनल आपका रिलेशन बनता है h का, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ना आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यार इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, जो आपका जो आपका प्रोजेक्टाइल है ना, वो कितने वेलोसिटी के साथ बेसिकली मूव कर रहा है ना, वो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, ये हम 2 डायमेंशन में, तो हमने उसको वेलोसिटी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रखा है, उसके एक्स में और उसके वाई में। आ रही बात समझ में। तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में वी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी ऑफ वाई का स्क्वायर के। अच्छा, ना देखो y वाला टर्म हमें पता है, y वाले में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, u ऑफ y माइनस जी टी का द होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया। अच्छा, ना देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है आपका, u ऑफ y माइनस जी टी का द होल स्क्वायर, हमें पता है a माइनस बी का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्क्वायर आपने आइडेंटिटी लगा के ओपन किया, फाइनली विल गेट समथिंग लाइक दिस। आ रही बात समझ में। देखो यहाँ पे क्या आपका ये u ऑफ x का है और ये u ऑफ y का टर्म है। आ रही बात समझ में।
तो दोनों को मैं यहाँ पे यू लिख सकता हूँ, है कि नहीं, दोनों को मर्ज करके लिख सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से फाइनल आपका रिलेशन आता है। फाइनली वी का वैल्यू आता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2u साइन थीटा जी टी, है ना, समथिंग लाइक दिस। नाउ इन केस अगर आपको एंगल निकालना तो हमें पता है tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में आप इसके वैल्यूज़ अगर फर्स्ट इक्वेशन लगा के सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और लास्ट में थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका एंगल आ जाएगा। क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा, है ना। इस तरीके का कुछ रिलेशन होता है, आप देख सकते हो। तो यार नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। अ ट्रैजेक्टरी फार्मूला इज अ इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन अ मोशन। यार बेसिकली ट्रैजेक्टरी फार्मूला की वजह से, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल का पाथ यानी उसका कौन सा पाथ का नेचर होगा वो हम बेसिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। यार ये बात समझ में है ना, है ना। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिकली किसके इक्वल आता है, पैराबोला के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, पैराबोला के। मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, वाइल वाई कोऑर्डिनेट में वाई डिस्टेंस मूव कर रहा है। ये बात समझ में। तो यार हम डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट में कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। यार ये बात समझ में है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी क्या होता है, यू कॉस थीटा के, है ना। तो वेलोसिटी इनटू टाइम मैंने लिख दिया। यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। आ रही बात समझ में। अच्छा, सिमिलरली वाई के लिए आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो वाई के केस में वेलोसिटी क्या हो जाता है, यू साइन थीटा। आ रही बात समझ में। और एक्सेलरेशन माइनस जी लगता है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपने एस ऑफ वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे देखो टी का वैल्यू यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है कि नहीं। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनली एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो यहाँ से यू और यू आपका ये कैंसिल हो जा रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, है ना। आप इसको रीअरेंज करोगे आपका ये इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा, है कि नहीं। ये इक्वेशन देखो एक्स के टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में दे रखा है। जो आपके रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या है आपके, वो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। यार ये बात समझ में है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका इक्वेशन बना है ये आता है इक्वल टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ इस फॉर्मेट में रहता है ना, ये इससे मैच कर रहा है। यार ये बात समझ में। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यार बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आइए इसको समझते हैं, है ना। तो क्या दे रखा है, An object moving with constant speed along a circular path is said to be in uniform circular motion। तो यार इसका क्या मतलब हुआ कि यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है एक सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, आपका जो मिनट हैंड है, आर हैंड है ना, ये सेकंड हैंड है, ये सारे जितने भी हैंड्स हैं आपके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन, इनकी जो स्पीड है ना, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करनी चाहिए। तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सबसे पहला कंडीशन, आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेकंड क्या है आपका, कांस्टेंट विथ मैग्नीट्यूड। और थर्ड क्या है आपका, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये 3 कंडीशन को आपको सिंपली सेटिस्फाई करना है, 3 कंडीशन को आपको सिंपली सेटिस्फाई करना है, तब जाके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इन दैट केस हम उसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, वो ओपी वेक्टर जो है ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो हम उसका डिस्टेंस क्या लिख देंगे आपका 2πr। क्या लिख देंगे 2πr। मान लो उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करने में t टाइम लगा, तो टाइम क्या हो गया, t हो गया ना। उसकी स्पीड क्या है, मान लो v है ना। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, टाइम का वैल्यू क्या आ गया 2πr अपॉन में v। ठीक है। अच्छा, ना देखो एक नया टर्म आता है इसी में, दैट इज एंगुलर स्पीड। ना व्हाट इज एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट द एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। आ रही है बात समझ में। ठीक है। अच्छा, एंगल क्या हो गया, देखो टोटल एंगल कितना होता है कि नहीं, पूरा एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 2π के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2π यानी 360। अच्छा, टाइम का वैल्यू देखो यहाँ से हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 2πr अपॉन v, है कि नहीं। यहाँ पे आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे देखो 2π कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको ओमेगा मिलेगा, दैट इज v अपॉन में r। क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन में r। आ रही बात समझ में। आई होप यू गेट दिस एंगुलर।
तो यार आगे हमें दे रखा है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यार इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसे वन बाय वन समझते हैं। तो यार हमें क्या पता है कि थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी। यार ये बात समझ में है ना। तो यार जैसे कि अभी हमने देखा था दैट इज एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगल अपॉन में टाइम। क्या होता है, एंगल अपॉन में टाइम। तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ दे रखा है, एंगल को मैंने थीटा लिख रखा है, ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो यार जो आपका आर वेक्टर होता है यानी आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है, हमने उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, है कि नहीं। जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो आपका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप बन जाएगा। अच्छा, तो जो थीटा है आपने उसको यहाँ पे ओमेगा इंटू टी के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ना देखो अगर मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं टाइम के साथ में अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ, अगर टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो ये मेरे को वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, वेलोसिटी। यार ये बात समझ में, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक आर ओमेगा माइनस साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, समथिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू। तो अगर आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे टाइम के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यार फाइनल रिलेशन क्या आता है इसका, माइनस ओमेगा ब्रैकेट में आर कॉस थीटा ब्रैकेट में ओमेगा टी और आई कैप प्लस आर साइन थीटा ओमेगा टी जे। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो पूरा ये वाला टर्म है ये तो बेसिकली आर वेक्टर के इक्वल है। अरे बात समझ में है ना। तो ये क्या आ जाता है आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के इक्वल आता है। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है जस्ट बिकॉज जो आपका एक्सेलरेशन है वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हम लोग यानी सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में। अच्छा, तो ये आप यहाँ अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो खाली, है ना, डायरेक्शन की बात नहीं करोगे तो माइनस साइन हट जाएगा, है ना। तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आप इसे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये अभी आप निकाल सकते हो। अच्छा, आगे अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो, हमें पता है कि जहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब वहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अरे बात समझ में। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार लास्ट टॉपिक दे रखा है दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ना कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, हम सब ने अपने डे टू डे लाइफ में सिंपल पेंडुलम देखा है। वो कैसा होता है, वो बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन करता है। अरे बात समझ में, है कि नहीं। एक स्ट्रिंग होता है ना, नीचे बॉब लगा रहता है कि नहीं, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर मान लो आपने सिंपल पेंडुलम को कुछ इतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया ताकि उसने एक पूरा सर्कल का रोटेशन कंप्लीट कर लिया, है कि नहीं, तो बेसिकली कुछ कोन का शेप ले लेता है। किसका शेप ले लेता है, कोन का शेप ले लेता है कि नहीं। तो उस टाइप के पेंडुलम को हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। हमारी बात समझ में। अच्छा, अब यार जब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम कितना लगता है आइए उसको कैलकुलेट। मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है ना, एल लेंथ का स्ट्रिंग है ना, उस पर आपने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर रखा है जिसका मास m दे रखा है कि नहीं। अच्छा, ना ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, सबसे पहली बात तो नीचे की तरफ उसका वेट लगेगा, है ना, और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग फोर्स लगेगा जो कि उसको होल्ड करके रखेगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो आपका स्ट्रिंग फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन। यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। हम टेंशन को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं दैट इज टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा क्यों है, जस्ट बिकॉज ये आपका वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। अरे बात सुन, तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल की फोर्सेस को बैलेंस करोगे, है ना, तो बेसिकली आपका टी कॉस थीटा जो है वो वेट से बैलेंस हो जाएगा यानी mg से बैलेंस हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो ध्यान से, आपका टी साइन थीटा। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाय आर के। जब ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, है ना, तो बेसिकली आपका ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बाय आर अपॉन में mg mm कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपका बचेगा v स्क्वायर बाय आर जी। क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय आर जी। आपको पता है सर्कुलर मोशन के अंदर v जो होता है आपका 2πr अपॉन t के इक्वल होता है। द मोमेंट आप यहाँ पे v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर आर जी। आर देखो कैंसिल हो जाएगा, टी का वैल्यू निकालोगे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट समथिंग 2π अंडर रूट में r बाय जी tan थीटा, है कि नहीं। इस तरीके से आपका ये वैल्यू आता है। अच्छा, आर जो है आपका वो किसके इक्वल है, एल साइन थीटा के इक्वल। ये कैसे आता है, देखो ध्यान से, ये पूरा आपका रेडियस है ना, ये आपका एल लेंथ का वायर, एल लेंथ का स्ट्रिंग था, है कि नहीं। अच्छा, देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉस थीटा जो एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला टर्म एल साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आर आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, देखो tan को आपने साइन अपॉन कॉस लिख दिया, तो देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका ये वैल्यू आता है दैट इज टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में एल कॉस थीटा अपॉन में जी। तो देखो एल कॉस थीटा जो यहाँ पे आपने एच से सब्स्टिट्यूट कर रखा है कि नहीं, तो फाइनल आप रिलेशन निकाल सकते हो दैट इज टी इज इक्वल टू 2π अपॉन में h बाई जी, ठीक है। यहाँ पे आप h इज इक्वल टू एल कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका डेरिवेशन है, इस तरीके से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो।
ऑल राइट, सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।